नमस्ते फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। प्रदूषण की डेफिनेशन, प्रदूषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली प्रदूषण की डेफिनेशन देखी थी। प्रदूषण 2 प्रकार का होता है, उसकी भी हमने परिभाषा पूरी क्लियर की थी। मेरी पिछली वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में बाकी और भी चैप्टर्स हैं जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल वाइज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है 16 पर्यावरण के मुद्दे। आई होप इसे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मेरी जो पिछली वीडियो है उनको भी आप बिल्कुल पूरा कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, हमने देखा था कि प्रदूषण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार कौन से होते हैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पहला प्रकार था आपका विघटनीय अर्थात अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, जिनका की प्रकृति में नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे प्रदूषण होते हैं। जैव विघटनीय अर्थात जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, जो कि प्रकृति में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, प्रदूषण नष्ट हो सकते हैं, मतलब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 टाइप के प्रदूषण होते हैं, मतलब 2 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। इनका प्रकार दो तरह के होते हैं। अब इनके टाइप्स जो प्रदूषण है उनके प्रकार भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, मतलब किस किस प्रकार से प्रदूषण हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषकों की प्रकृति के अनुसार प्रदूषण को सामान्यतः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो प्रदूषण है उनको कितने प्रकारों में बांटा गया है, 5 प्रकार में। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हैं हम समझ लेते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं एक लेक्चर लूँगी जिसमें सिर्फ आपको वायु प्रदूषण के बारे में बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जल प्रदूषण के बारे में बताऊँगी। थर्ड जो लेक्चर रहेगा, थर्ड वीडियो जो रहेगी उसमें रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। फोर्थ जो रहेगा उसमें ध्वनि प्रदूषण और फिफ्थ में भूमि प्रदूषण। इस प्रकार से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा वायु प्रदूषण। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, ये वायु प्रदूषण होता किस प्रकार से। ठीक है, इनको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स नहीं है या छोटी सी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगी। ठीक है, देखिए, और आप ये सोचते होंगे कि मैं आपको ये बुक कहाँ से प्रोवाइड, तो ये जो बुक है मेरी, ये आपकी प्रबोध जो राइटर है उसकी ये NCERT बुक्स है, 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उससे आप बाकायदा रीड भी कर सकते हैं अगर आपको रिवाइज करना हो तो। नहीं तो मैं आपको पूरा बता रही हूँ, इसमें से मैं कुछ भी आपको नहीं छुड़वा रही हूँ। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो से भी तैयारी कर सकते हैं, अपने बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ आप बिल्कुल बाकायदा समझ सकते हैं। मैं एक एक वर्ड्स का आपको मीनिंग बताती हूँ, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, भूमंडल के समस्त जीवधारियों के जीवन के लिए क्या है, भूमंडल के समस्त जीवधारियों के जीवन के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अगर वायु नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, मतलब जीवन मतलब कोई भी जीव यहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है। प्राणियों एवं पादपों को विभिन्न जीवनदायिनी गैसें, जैसे कि अब ये पादप जो प्राणी है हमें कहीं ना कहीं जो वायु है उसमें गैस ही कहीं ना कहीं प्राप्त होती है हमें, ऐसा तो नहीं कि वायु में कुछ भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जीवनदायिनी गैसें, तो कौन कौन सी जीवनदायिनी गैसें, CO2। अब हम बात करते हैं कि नहीं हमारे लिए CO2 तो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेड़ों के लिए तो CO2 ज़रूरी है ना, क्योंकि जो जीव होंगे वो पादप जगत वो क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है और O2 को छोड़ता है। वैसे ही मानव इसका अपोजिट होता है, मानव O2 को ग्रहण करता है और CO2 को क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, NO2 होती है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल से प्राप्त होती है, ये तीनों गैसें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वायुमंडल से प्राप्त होती है। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसें एक निश्चित मात्रा व अनुपात में पाई जाती है। आप सभी को पता होगा कि जो आपकी नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 78 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन होती है वो 28 होती है। इस प्रकार से बहुत सारी जो गैसें हैं उनका क्या वायुमंडल में मिश्रण पाया जाता है, मतलब उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न गैसें एक निश्चित मात्रा में अनुपात में पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.8%, ऑक्सीजन की 20.9% व आर्गन
0.93% बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वायुमंडल में वो 0.003% तथा अन्य गैसें 0.02% पाई जाती हैं। मतलब हाँ, यहाँ पे हमें अनुपात दे दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आर्गन का बता दिया हमें, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का दे दिया। वायुमंडल थोड़ी ज़्यादा होती है ये, ठीक है, तो ये तो मतलब पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ये वायुमंडल की बता रहा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की है आपको 0.003 बता दिया, और वहाँ की जो और अन्य गैसें हैं वो कितनी मात्रा में अनुपात में पाई जाएंगी, 0.02% पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। गैसों के इस अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है। मतलब अगर इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो भी हमें मतलब क्या होगा, हमारे वायुमंडल की व्यवस्था में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, और अगर कम हो जाएगी तो भी कहीं ना कहीं हमें इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पड़ता है वायुमंडल के। अब ये थोड़ी सी ये जो हमने चीज़ समझी वही हमें यहाँ पे डेफिनेशन में बताई गई है। देखते हैं वायुमंडल के विभिन्न घटकों के भौतिक रासायनिक, क्या लिखा है, वायुमंडल के विभिन्न घटकों के भौतिक रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले वे अवांछनीय परिवर्तन जो जैव मंडल को किसी न किसी रूप में दुष्प्रभावित करते हैं वायु प्रदूषण कहलाते हैं। मतलब अगर ये नाइट्रोजन गैस है, कहीं ना कहीं अगर हम इसका ज़्यादा इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे तो जो वातावरण है अवांछनीय परिवर्तन होगा इसमें वातावरण में, और कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, दुष्प्रभावित जो वायु प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। मंडल में किसी न किसी का रूप से दुष्प्रभावित प्रभाव पड़ेगा। अगर इसकी मात्रा में अधिक बढ़ोतरी होगी और कम होगी तो ऐसे ऑक्सीजन की बात करें हम, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा दुष्प्रभाव, और कम होगी तो भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पहले जब ऑक्सीजन था तब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं हमें इसका हमारे ऊपर बुरा असर था, तो पृथ्वी पर इतना संतुलित जो जीवन था वो उपस्थित नहीं रह पाता था, ठीक है। इस प्रकार से सब चीज़ एक लिमिट में हो, ठीक है, बराबर होती है तो ही हमारे लिए यूज़फुल होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, अपना हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है, अगर हमारी बॉडी को एक दिन भी नमक ना मिले तो हम बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाते हैं कि हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती है। लेकिन वही नमक अगर आप ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो वही नमक आपकी हड्डियों को गला देगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बिल्कुल प्रभाव इफेक्ट करेगा। तो नमक ज़रूरी भी है, लेकिन ना तो कम चलेगा और ना ही ज़्यादा। इस प्रकार से हर चीज़ का प्रकृति में कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है, अगर ज़्यादा होगी तो दुष्प्रभाव होगा और कम होगी तो भी उसका हमें अलग ही प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसकी बात समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। शहरों तथा अत्यधिक यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल गाड़ियों के धुओं से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। शहरों के अत्यधिक यातायात वही वाले शहरों में यातायात की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। सब लोग कहीं ना कहीं अपने आवागमन से जुड़े रहते हैं, आवश्यकताओं से जुड़े रहते हैं, इसलिए ऑटोमोबाइल गाड़ियों के धुओं से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इन गाड़ियों के धुओं में नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सी गैस होती है, NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO तथा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि PN तथा ओजोन O3 युक्त धूम्र बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इसे हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गए, ये एकदम से हमें इफेक्ट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सूर्य का प्रकाश होगा या फिर अदर चीज़ों से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके फिर एक हमारे लिए एक हानिकारक जो कहते हैं ना कि चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं ये लोग, NO और हाइड्रोकार्बन्स यानी कि नाइट्रो ऑक्साइड, ये दोनों क्या क्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, थर्ड उसका निर्माण कर रहे हैं, पैरोक्सिक एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि PNA तथा ओजोन O3 युक्त धूम्र बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं इससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल हानिकारक होती है, जिससे फोटोकेमिकल स्मोग कहते हैं। मतलब इसका ही जो हम बोला युक्त धूम्र बनाते हैं तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोग कहते हैं। इसमें PAN तथा ओजोन दोनों ही अत्यधिक विषैले पदार्थ हैं, ठीक है, हमारे मानव जाति के लिए, जीव के लिए क्या है, अत्यधिक जहरीले पदार्थ हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, वायुमंडल में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके कारण आँखों से पानी निकलने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इस PNA और O3 की उपस्थिति के कारण क्या होता है, आँखों से
पानी निकलने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं, मतलब साथ में जीव तो है ही, लेकिन साथ में पेड़ पौधों के लिए भी, ये पादप जगत के लिए भी हानिकारक होते हैं। ओजोन O3 की उपस्थिति में पत्तियों में श्वसन दर तीव्र हो जाती है, मतलब जो पत्तियां होती हैं उनमें श्वसन क्रिया जो होती है वो एक नॉर्मल स्टेज में ना होकर अत्यधिक होने लगती है। किसकी उपस्थिति में? O3 यानी कि ओजोन की उपस्थिति में, ठीक है। और भोज्य पदार्थों की मात्रा में कमी हो जाती है। PAN प्रकाश संश्लेषण, PAN को मैंने आपको बता दिया है, आपको यहाँ पे दिया है पेरोक्सिक एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्ध करता है, जिसके फलस्वरूप भोजन की कमी हो जाती है एवं पेड़ पौधे मर जाते हैं। ओजोन रबर को विश्रंखलित कर देता है, साथ ही संगमरमर पेंटिंग भवनों की सतह को भी धुंधला कर देता है। अब हमारे यहाँ जो पुरानी इमारतें होती हैं, बहुत वर्षों पहले जो पुरानी इमारतें हैं, वो धीरे धीरे उनका कहीं ना कहीं क्षरण होता जा रहा है, ठीक है। तो वो किसके कारण हो रहा है? ये जो वायुमंडल में है O3 है आपकी, ठीक है, PN, इन्हीं के कारण क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे तो पहले क्या करता है, इनका जो रंग होता है धुंधला पड़ता है, फिर अम्लीय वर्षा होती है, धीरे धीरे उससे उनका क्या होता है, क्षरण होता चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक चार्ट बताना चाहूँगी, इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो मुख्य वायु प्रदूषक, जो वायु को प्रदूषित करते हैं वो मुख्य प्रदूषक हैं। देखिए, तो प्राथमिक वायु प्रदूषक और द्वितीय वायु प्रदूषक जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वो ये हैं, और दूसरे में ये भी कहीं ना कहीं हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। देखिए, प्राथमिक वायु प्रदूषक CO2, ठीक है, SO2, CO3, ये प्रथम वायु प्रदूषक हैं। NOx, N2O, NO2, हाइड्रोकार्बन्स, कीटनाशी में आपके कीटनाशी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि DDT हो गया, BSC आदि और भी हैं इसमें कारक, ठीक है। और रासायनिक खाद, ये प्राथमिक वायु प्रदूषण के कारक हैं, ठीक है, प्रदूषक हैं। अब दूसरे की बात हम करते हैं तो द्वितीय वायु प्रदूषण PAN, HNO3, H2SO4 और ओजोन, तो ये वायु प्रदूषक के द्वितीय प्रदूषक हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बाकी हम बात कर, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंटिन्यू खत्म हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए, अब हमने जाना वायु प्रदूषण के बारे में जान लिया, ठीक है। अब वायु प्रदूषण के स्रोत भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है ये सब चीज़ हमने जान ली, लेकिन अब ये स्रोत इसमें है क्या, हम इन चीज़ को मतलब कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, इनको कैसे बढ़ावा मिल रहा है, तो हम बात करते हैं आगे। देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है, क्या बोल रहा है, वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जहां वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने तक बढ़ जाने से निर्मित होती है। वास्तव में वायु के भौतिक रासायनिक स्वरूप में होने वाला हानिकारक परिवर्तन न केवल मनुष्य बल्कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाता है। आई होप जब वातावरण ही शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारे जो भी चीज़ें हैं आसपास, प्राकृतिक, हम जीव जंतु, वो कहीं ना सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी वायु प्रदूषण होता है। उदाहरण, ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी मानव निर्मित तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो जुड़ी हुई है, एक श्रृंखला जुड़ी है, वो मानव के द्वारा ही सब कुछ प्रक्रिया होती है। ज़्यादा वो हो जाना, ज्वालामुखी का विस्फोट एवं प्रमुख प्राकृतिक क्रिया है जिसमें विस्फोटक के क्षेत्र का वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोटक के समय विशाल मात्रा में धुआं, राख एवं चट्टानों के टुकड़े तथा विभिन्न प्रकार की गैसें तीव्र गति से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और वहां वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है। वनों में लगने वाली आग भी प्रदूषण का कारण बनती है, क्योंकि इससे धुआं और राख के कारण हवा में बिखर जाते हैं। इसी प्रकार समुद्री लवण के कण, खनिज के कण भी वायु प्रदूषण के योगदान देते हैं। कोहरा प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कुछ पौधों से उत्पन्न हाइड्रोजन के यौगिक तत्व, ठीक है, क्या करते हैं,
परागकण भी प्रदूषण का कारण है, किंतु इन प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला प्रदूषण अधिक हानिकारक नहीं होता है। मतलब प्रकृति के कारण जो भी है, आपका विस्फोट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद में क्या हो रहा है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, जो वनों में वायु के द्वारा जो भी प्रदूषण फैलता है, वो इतना हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यापक नहीं होता है। आज वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हुई है। वायु प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। तो मैं आपको इससे आगे कंटिन्यू करवाऊंगी और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी। तो थोड़ा सा चार्ट है, आप देखिए वायु प्रदूषण, ठीक है। तो आपको मैंने एक चार्ट बताया था, इसमें आपके प्राथमिक वायु प्रदूषक थे और द्वितीय वायु प्रदूषक थे। तो हम इसमें नॉर्मल सा समझेंगे। पहला है आपका ऑटोमोबाइल धूम्र, ठीक है, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। फिर नेक्स्ट है आपका आयनीकृत विकिरण, ठीक है, विकिरण होती हैं जो भी क्या होता है, रेडिएशन होती हैं, उनके द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। फिर है आपका है औद्योगिक उत्सर्जित गैसें, ठीक है, उद्योग हम बनाते हैं नई नई चीज़ों का कृत्रिम रूपों से या निर्माण करने के लिए, उनसे जो गैसें उत्सर्जित होती हैं उनसे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। धूम्र जो होता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग, इस धुआं मतलब जो कहते हैं ना, एक प्रकार से हम किस नाम से जानते हैं इसको, फॉग के नाम से, स्मॉग के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा हमेशा हमने इसे सर्दियों में होते देखा रहता है कोहरा, लेकिन इस बार तो जो बारिश के मौसम में भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियो सक्रिय तत्व। यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, यानी कि हम कोई भी विस्फोटक बम का परीक्षण कुछ भी करते हैं, इससे रिलेटेड वगैरह वगैरह सभी चीज़ें जो होती हैं रेडियो सक्रिय तत्व, जिसमें से हमें क्या होता है इससे क्या मतलब, इनके पदार्थ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को हमें प्रदूषित करते हैं, हानिकारक पहुंचाते हैं। अब ये दूसरा केशरजन्य हाइड्रोकार्बन, इससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है आपका भारी धातु तत्व। अब भारी धातु तत्व ऐसे होते हैं, इनका हम निर्माण करते हैं या विघटन करते हैं, जो भी इनकी एक्टिविटी सब करते हैं उससे हमें वायु प्रदूषण होता है। कीटनाशी, शाकनाशी, जीवनाशी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं ना, रासायनिक कीटनाशी, बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करते रहते हैं। मतलब इसका बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा नाम से जान लीजिए, कीटनाशी, शाकनाशी और जीवनाशी, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक हैं, ठीक है। इस प्रकार से वायु प्रदूषण हमें प्राप्त होता है। और भी आगे इसके टॉपिक्स इस स्रोत में और भी हैं, मैं आपको वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आपके लिए जो मेन था वो वायु प्रदूषण को समझना, ठीक है, कि किस प्रकार से इनके स्रोत हैं और किस प्रकार से होता है। तो आई होप आप आगे की वीडियो भी कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर को समझने के लिए इस चैप्टर की जो भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी कंटिन्यू से देखेंगे, तो आपको बिल्कुल 1 बाय 1 आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आता जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इसको रटो, इसको बिल्कुल बार बार उसको याद करके रखो। एक बार ये चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि आप जो वीडियो है मैं अपलोड करती हूँ वो आपके पास कंटिन्यू आती रहेंगी, ठीक है। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही में अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि बुक से जो डिटेल्स वाइज आप पढ़ेंगे वो आपको हमेशा हर जगह ये टॉपिक्स काम आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बेस से आप पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया आपने, एग्ज़ाम उतना रट के दे दिया, आगे की आपकी जो भी कंटिन्यूटी जो रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। आप भी इस चैप्टर को आपको फिर कभी भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल वाइज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ लेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।